हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एरर्स ऑफ मेज़रमेंट के बारे में। जानेंगे कि एरर्स ऑफ मेज़रमेंट क्या होते हैं, हमें इसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता क्यों होती है। साथ ही पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में। तो आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ हम पढ़ रहे हैं मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है आपका इंट्रोडक्शन। तो इसकी पहले की वीडियोस में हमने पढ़ा स्टैंडर्ड्स ऑफ मेज़रमेंट के बारे में, और उसके पहले वाली वीडियो में हमने पूरा मेट्रोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। तो अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर आप सारी वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं एरर्स ऑफ मेज़रमेंट के बारे में कि एरर्स ऑफ मेज़रमेंट होते क्या हैं, हमें इनके बारे में पढ़ने की आवश्यकता क्यों होती है। तो चलिए समझ लेते हैं। जब हम किसी भी चीज़ का मापन करते हैं तो यह आवश्यक होता है कि हमारे द्वारा लिया गया माप सही है या नहीं। हमारे द्वारा जो लिया गया मान है उसमें कितने त्रुटि है या कितने प्रतिशत की त्रुटि है, इस त्रुटि को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो इनके बारे में अध्ययन करना ही हमारा एरर्स ऑफ मेज़रमेंट कहलाता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुन लीजिए कि जब हम किसी भी चीज़ का मापन करते हैं तो यह आवश्यक होता है कि हमारे द्वारा लिया गया माप सही है या नहीं, लेकिन हमारे द्वारा जो माप लिया गया है उसमें कितने प्रतिशत की त्रुटि है, इस बात का पता कैसे चले अथवा इस त्रुटि को हम कैसे ख़त्म करें, इसके बारे में अध्ययन करना ही आपका एरर्स ऑफ मेज़रमेंट कहलाता है। चलिए इसको हम आपको एक बहुत सिंपल उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, जिससे आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। मान लिया मैंने कि मुझे मेरे कमरे के फर्श पर गलीचा बिछाना है। मैंने अपने कमरे की लंबाई और चौड़ाई नाप ली और उसी नापी गई या मापी गई लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से मैंने गलीचा ले आया। लेकिन जब मैंने उसे कमरे में बिछाया तो मैंने देखा कि यह तो भाई फिट नहीं हो रहा, यह बड़ा हो गया है या छोटा हो गया है। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि मैंने तो जो माप ली थी वो एकदम ठीक ली थी। तो ये हो कैसे गया कि ये गलीचा जो है वो कमरे में आ क्यों नहीं रहा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शायद मैंने ठीक से माप नहीं ली, या दूसरे शब्दों में कहें तो मेरे माप लेने में कुछ त्रुटि थी। अगर मैं सही माप लेता तो यह जो है कमरे में फिट आ जाता। तो आई थिंक आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि आपका एरर्स ऑफ मेज़रमेंट क्या होता है, इसके बारे में जो है हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों होती है। ये तो आपका जनरल सा इंट्रोडक्शन हो गया था आपका कि एरर्स ऑफ मेज़रमेंट क्या होता है। लेकिन बात करें आपके इसके डेफिनेशन की, यदि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप इसके डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए डेफिनेशन मैंने राइट डाउन कर रखी है, आप इसको समझ लीजिए कि किसी भी अवयव के मापन मान तथा वास्तविक मान का जो अंतर होता है वही आपका त्रुटि कहलाता है, एरर्स ऑफ मेज़रमेंट कहलाता है। अब इसको क्या कैसे समझते हैं कि हमारा मेजर्ड वैल्यू क्या होती है और एक्चुअल वैल्यू क्या होती है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप इस 10 मीटर की छड़ को आप माप कर दिखाएं। मैंने कहा कि आपको मैंने दे दी कि ये 10 मीटर की छड़ है, आप हमें इसको माप कर दिखाएं। तो जो मैंने आपको बताया कि ये 10 मीटर की छड़, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू हो गई। और आपने जब इसको मापा तो आपको मापने पर ये इसकी लंबाई पता चली 9.8। तो ये आपकी हो गई मेजर्ड वैल्यू। तो जो एक्चुअल वैल्यू जो यानी कि सही वाली वैल्यू होती है और जो आपकी गलत वाली वैल्यू होती है, इन दोनों का अंतर करने पर जो हमें मिलता है वही आपका मापन में त्रुटि कहलाता है। आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा कि एरर्स ऑफ मेज़रमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। किसी अवयव के मापन मान यानी कि मेजर्ड वैल्यू
और एक्चुअल वैल्यू का जो अंतर होता है वही हमारा एरर्स ऑफ मेजरमेंट कहलाता है, मापन की त्रुटि को कहलाता है। अतः मापन करते समय यह प्रयास किया जाता है कि मापन की त्रुटि कम से कम रखी जाए। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि एरर्स ऑफ मेजरमेंट कितने प्रकार की होती हैं। जनरली बात करें तो मेनली आपकी दो प्रकार से की होती हैं, लेकिन हम यदि इसके डीप में अध्ययन करेंगे तो ये काफ़ी टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि आपकी कंट्रोलेबल यानी कि नियंत्रणीय त्रुटि क्या होती हैं। इसको हम हिंदी में क्रमबद्ध त्रुटि के नाम से भी जानते हैं, या इंग्लिश में एक इसका दूसरा नाम होता है सिस्टमेटिक एरर, या इसी को हम क्रमबद्ध त्रुटि के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। इस प्रकार की त्रुटि को आसानी से खोजा जा सकता है या इनके कारणों का पता लगाकर इनको आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। कहने का हमारा मतलब है कि जो आपकी कंट्रोलेबल एरर्स होती हैं, इन एरर्स को हम आसानी से खोज सकते हैं या इनके कारणों का पता लगा सकते हैं कि किन कारण से ये त्रुटि आ रही है, तो उसमें हम कमी कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, वो आपका सिस्टमेटिक एरर कहलाता है, आपका कंट्रोलेबल एरर कहलाता है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपकी जो है कंट्रोलेबल एरर्स क्या होती हैं। अब जान लेते हैं कि जो आपकी ये कंट्रोलेबल एरर्स होती हैं ये किन कारणों से उत्पन्न हो सकती हैं। तो पहला आपका इसका कारण होता है कि जो हम इंस्ट्रूमेंट से जिस इंस्ट्रूमेंट से हम माप रहे हैं, यदि उसमें ही एरर हो तो वहाँ पर भी आपकी ये कंट्रोलेबल एरर आ सकती है। इस प्रकार की त्रुटि काम में लाए जाने वाले यंत्रों के कारण उत्पन्न होती है। जैसे उसकी बनावट में ही त्रुटि है तो आप जाहिर सी बात है उसको मापोगे तो उसमें भी आपकी त्रुटि ही आएगी। दूसरा त्रुटि का कारण होता है व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति जिसे यंत्र चलाना या उस डिवाइस को चलाना नहीं आता है तो वो भाई मापेगा तो जाहिर सी बात है उसमें त्रुटि तो उत्पन्न होगी ही। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या है, वर्नियर कैलिपर्स इस्तेमाल नहीं करना आता है, तो जब आप वर्नियर कैलिपर से किसी भी चीज़ को मापोगे तो जाहिर सी बात है उसमें त्रुटि तो होगी ही। नेक्स्ट अब देख लेते हैं आपका पार्ट टाइप यहाँ पर सेकंड है, वो है आपका रैंडम एरर। जानते हैं कि संयोगिक त्रुटि क्या होती है, रैंडम एरर्स क्या होती है। इसी को हम हिंदी में यादृच्छिक त्रुटि के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की त्रुटि कभी भी घट सकती है, इनका पूरा अनुमान लगाना संभव नहीं होता है। कहने का हमारा पर मतलब यहाँ पर यह है कि जो आपकी रैंडम एरर्स होती हैं वो कभी भी घट सकती हैं और इनका पहले से ही अनुमान लगा पाना वो हमारे लिए संभव नहीं होता है। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि आपकी रैंडम एरर्स क्या होती हैं। जब किसी भी चीज़ का मापन बार बार किया जाए और हर बार रिज़ल्ट में कुछ ना कुछ त्रुटि आए तो इस स्थिति में यह पता लगा पाना मुश्किल होता है कि कौन सा पाठ्यांक हम सही लें। वो आपका क्या है, रैंडम एरर्स के अंतर्गत रखा जाता है। थर्ड पार्ट जो आता है इसका, बेसिकली होते तो बहुत सारे हैं लेकिन जो मेन होते हैं वो आपके ये तीन ही होते हैं। थर्ड कौन सा होता है, ग्रॉस एरर। अब ग्रॉस एरर क्या होती है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो चलिए ग्रॉस एरर के बारे में देख लेते हैं। जब किसी वस्तु के मापन में व्यक्ति द्वारा असावधानी बरती जाती है तो इस असावधानी के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे ही हम ग्रॉस एरर के नाम से जानते हैं। ये तो आपका एकदम बेसिक सा इसका डेफिनेशन है कि जब किसी भी व्यक्ति के द्वारा मापन में असावधानी बरती जाए और उसके कारण जो आपकी एरर उत्पन्न हो तो उसे ही हम ग्रॉस एरर के नाम से जानते हैं। अब व्यक्ति द्वारा मापन में असावधानी का क्या मतलब है इसको भी समझ लीजिए। जैसे व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से मापन को लेना, ये भी आपकी व्यक्ति की असावधानी में आ जाता है। दूसरा है
कि मापन लिखने में गलती कर देना वो भी आपका व्यक्ति द्वारा की जाने वाली एरर में शामिल हो जाता है। तीसरा आपका है गणना करते समय कुछ मान गलत लिख देना। और चौथा, उपकरणों का संयोजन किए बिना ही पाठ्यांक ले लेना, यानी कि जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं उनको बिना सही किए उसके द्वारा माप ले लेना। ये सब जो हैं आपकी ग्रॉस एरर के अंतर्गत आती हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो आपका ग्रॉस एरर क्या होता है। ग्रॉस एरर वह एरर होता है जिसमें यदि व्यक्ति किसी भी चीज़ का मापन करते समय खुद असावधानी करता है और उसके कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे ही हम ग्रॉस एरर के नाम से जानते हैं। ये मेनली इसके निम्न कारण भी हो सकते हैं। पहला, जैसे व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से माप लेना। दूसरा, मापन लिखने में गलती करना। तीसरा, गणना करते समय कुछ गलत मान लिख देना। और चौथा, उपकरणों को बिना सिस्टमेटिक या सही किए पाठ्यांक लेना या उसको मापना। ये सारे जो हैं आपके ग्रॉस एरर के अंतर्गत आते हैं। तो आज का टॉपिक कैसा लगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आपको ये सारे टॉपिक क्लियर आज की इस वीडियो में हो गए होंगे। तो आप अपना जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो भी आपका डाउट है कमेंट बॉक्स में नीचे आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो आज का ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। बाकी आपको इसी तरह की वीडियोस यहां पर मिलती रहेंगी। तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का सेशन यहीं पर एंड अप करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए। आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।